नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे उस महायुद्ध के चुनावी आहट की जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। साथ ही बात करेंगे बंगाल के उस चुनावी विस्फोट की जिसने वोटिंग से पहले ही सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। यही नहीं, आज भारत के उस गौरवशाली पल की भी बात होगी जिसने हमें दुनिया के परमाणु नक्शे पर सुपर पावर बना दिया है। और आखिर में चलेंगे उत्तर प्रदेश, जहां पोस्टर वॉर ने 2027 के चुनाव का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इजराइल की चेतावनी, ईरानी जनता रेल से सफर ना करे, अगले 12 घंटे में पटरियों से भी दूर रहे वरना जा सकती है जान। अखिलेश को पोस्टर में रहमान डकैत दिखाने पर भड़के सपाई, लखनऊ में सड़कों पर उतरे पोस्टर फाड़े। असम पुलिस ने की कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी, खेड़ा ने आरोप लगाया था सीएम हेमंत की पत्नी के पास हैं 3 पासपोर्ट। कर्नाटक में सियासी हलचल तेज, कैबिनेट फेरबदल की मांग पर बोले परमेश्वर, कांग्रेस हाईकमान करेगा अंतिम फैसला। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी, लश्कर-ए-तैयबा नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। ट्रंप की चेतावनी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल, एमसीएक्स पर क्रूड रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। रॉकेट अटैक में 2 मासूमों की मौत से मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, विष्णुपुरम में कर्फ्यू, 5 जिलों में इंटरनेट बंद। असम चुनाव में खरगे का दावा, कांग्रेस 70 से अधिक सीटें जीतेगी, सीएम हेमंत को बताया देश में सबसे भ्रष्ट नेता। लखनऊ में बारिश का येलो अलर्ट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी, गर्मी से मिलेगी राहत। शेयर बाजार में दिखी मजबूती, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा उछला, निफ्टी 23,100 के करीब बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। दुनिया इस समय बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। जी हां, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं बल्कि एक भीषण और निर्णायक युद्ध में बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को हिला देने वाली चेतावनी दी है कि आज रात तक स्टेट ऑफ होर्मुज़ खोलो वरना ईरान को एक ही रात में खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल ट्रंप ने आज मंगलवार को पावर प्लांट डे और पुलों का दिन घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी होर्मुज़ जलसमुद्र मध्य से अपना कब्जा नहीं हटाया तो चंद घंटों के भीतर ईरान की बिजली घर, पुल और पूरा सप्लाई नेटवर्क मलबे में ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। ट्रंप की रणनीति अब दबाव बनाने की नहीं बल्कि सीधे एक्शन और ईरान की सैन्य व आर्थिक कमर तोड़ने की है। वहीं ट्रंप की इस आक्रामक धमकी पर ईरान की संसद ने स्पीकर मोहम्मद बागर गालिफ ने आग उगलते हुए कहा कि ट्रंप के ये लापरवाह कदम दुनिया को एक जीते जागते नरक में धकेल देंगे। ईरान सेना ने ट्रंप के दावों को भ्रम करार देते हुए कहा कि ये धमकियां उस अपमान की भरपाई नहीं कर सकती जो अमेरिका को इस इलाके में झेलना पड़ा है। ईरान ने 45 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को ठुकरा कर साफ कर दिया है कि उन्हें अधूरा समझौता नहीं बल्कि युद्ध का स्थायी अंत चाहिए। आपको बता दें, इन सबके बीच सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई को लेकर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतज़मा पिछले कई दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं। खबर यह है कि वे बेहद अस्वस्थ हैं और कोम शहर में बेहोश पड़े हैं। दरअसल 28 फरवरी को जिस अमेरिकी इजरायली हमले में उनके पिता आयतुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे, उसी मलबे में मुतज़वा भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक कोम शहर में एक विशाल मकबरा बनाया जा रहा है। दावा है कि यह मकबरा सिर्फ बड़े खामनेई के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है, जो इस बात का संकेत है कि मुतवज़ा खामनेई की हालत भी बेहद गंभीर है और वे किसी भी समय दम तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में ईरान के ऊपर कहर बनकर मिसाइलें गिरी हैं। अमेरिका की कैंटकॉम ने दावा किया है कि उन्होंने अब तक 13,000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है और 155 ईरानी जहाजों को समुद्र में डुबो दिया है। अमेरिका के परमाणु विमान वाहक जहाज पनडुब्बियां F-35 स्टेल्थ फाइटर और B-52 बॉम्बर्स इस वक्त ऑपरेशन
कुफरी को अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, ईरान के करीब 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमले हुए हैं। वारिस्तान में हवाई हमले में 23 लोग मारे गए, जिसमें 4 मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। मध्य तेहरान में एक ऐतिहासिक यहूदी प्रार्थना स्थल पर भी मिसाइल गिरी। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को करज शहर धमाकों की आवाज़ से गूंज उठे। बंदर अब्बास, हवाज, शिराज, इतफान और कोम में रिहायशी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। कोम में एक इमारत गिरने से 5 और बंदर ए लगे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ईरान के इशारे पर हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजराइल के खिलाफ 60 से ज़्यादा सैन्य ऑपरेशन किए हैं। सुसाइड ड्रोन के जरिए इजरायली सीमावर्ती इलाकों शलोमी, हनीता और हुल्ता में कोहराम मचाया गया है। क्रियात शुमोना में इजरायली सेना के जमाने पर लगातार 3 ड्रोन हमले किए गए। वहीं गाजा में भी इजरायली हमले जारी हैं, जहां एक स्कूल के पास हुए धमाके में 10 शरणार्थियों की जान चली गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ईरान आज की रात देख पाएगा। ट्रंप की हेडलाइन खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। एक तरफ ट्रंप का एक रात में खात्मा करने वाला संकल्प, तो दूसरी तरफ ईरान का मर मिटने का जिद्दी रुख। अगर होमरूज नहीं खुला तो कल सुबह ईरान के लिए बिजली और पुलों के बिना एक काली सुबह हो सकती है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की गवाह बनने जा रही है। पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान के अगले कदम और ट्रंप के अगले आदेश पर टिकी है। कल का सूरज शांति लेकर आएगा या सर्वनाश, ये बस चंद घंटों में साफ हो जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में चुनावी विस्फोट हो गया। जी हां, चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सोमवार की आधी रात को मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई और जो आंकड़े निकलकर सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। जी हां, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बड़ी आबादी जिसे अब अपात्र घोषित कर दिया गया है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से ठीक पहले इस महासफाई ने बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर चुनाव आयोग पिछले साल से ही मिशन मोड में था। ये पूरी प्रक्रिया 3 बड़े और कड़े चरणों में पूरी की गई है। पहला चरण दिसंबर 2025 में जब प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार हुआ, तभी आयोग ने करीब 58.2 लाख नामों पर कैंची चला दी थी। दूसरा चरण फरवरी 2026 में अंतिम सूची प्रशासन के वक्त 5.46 लाख और संदिग्ध नाम हटाए गए। तीसरी और निर्णायक चरण वर्तमान में तकनीकी गड़बड़ियों के आधार पर लगभग 27.16 लाख और नाम हटाए गए। आपको बता दें, बंगाल में वोटरों को कुल संख्या में इस भारी कटौती के बाद सियासत के समीकरण पूरी तरह उलझ गए हैं। इस बार चुनाव आयोग ने पारदर्शिता की सारी हदें तोड़ते हुए पहली बार जिलावार डेटा सार्वजनिक किया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा असर अल्पसंख्यक बाहुल और सीमावर्ती जिलों में देखा गया है। जैसे मुर्शिदाबाद में रिकॉर्ड 4,55,137 नाम मतदाता सूची से बाहर किए गए। उत्तर 24 परगना में 3,25,666 वोटों के नाम काटे गए। मालदा में 2,39,375 नामों को अपात्र पाया गया। आयोग ने साफ किया कि ये कार्रवाई न्यायिक अधिनिर्णय के बाद की गई है, जहां न्यायिक अधिकारियों ने एक एक मामले की बारीकी से जांच की और ई हस्ताक्षर के जरिए अपनी मोहर लगाई। वहीं आंकड़ों के सामने आते ही बंगाल में युद्ध छिड़ गया। तृणमूल कांग्रेस ने इसे एक गहरी साजिश करार दिया। पिछली दलों का आरोप है कि जानबूझकर अल्पसंख्यक और सीमावर्ती इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि एक खास वर्ग के वोट बैंक को चुनाव से बाहर किया जा सके। ममता बनर्जी की पार्टी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का स्टैंड बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि ये वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। बरसों से चल रहे फर्जी नाम, दोहरी प्रविष्टियां और घुसपैठियों के नाम को हटाया
जाना निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है। आयोग का तर्क है कि 60 लाख संदिग्धों में से 32.68 लाख पात्र लोगों के नाम दोबारा जोड़े भी गए हैं, जो साबित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष है। आपको बता दें, जिन 27 लाख लोगों के नाम अभी हटाए गए हैं, उनके लिए रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। आयोग ने साफ किया है कि जिन मतदाताओं के नाम हटने योग्य पाए गए हैं, वे उनके खिलाफ स्थापित 19 अपीलीय न्याय अधिकारियों में अपनी मोहर लगवा सकते हैं। अभी भी लगभग 22,000 मामलों में अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर होना बाकी है, जिससे यह आंकड़ा थोड़ा और बढ़ सकता है। देखा जाए तो 2026 बंगाल चुनाव अब सिर्फ नारों रैलियों तक ही नहीं रह गया, बल्कि ये शुद्धिकरण डेटा की लड़ाई बन चुका है। 91 लाख नामों का कटना किसी भी पार्टी की जीत या हार का फैसला करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये कदम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा या फिर ये एक नए राजनीतिक जन आंदोलन को जन्म देगा। 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण की वोटिंग ये तय करेगी कि बंगाल की जनता ने इस महासफाई को किस रूप में लिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बंगाल की मतदाता सूची अब पहले जैसी नहीं रही और इसका सीधा असर विधानसभा के नतीजों पर पड़ना तय है। नजरें टिकी हैं कि अगले कुछ दिनों पर, क्योंकि अपीलीय न्याय अधिकारियों में अब दावों और आपत्तियों का मेला लगने वाला है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जी हाँ, तमिलनाडु के कलपक्कम से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि भारत अब स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब क्रिटिकल अवस्था में पहुंच गया है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने परमाणु ऊर्जा की उस जादुई मशीन को चालू कर दिया है जो बिजली बनाने के साथ साथ खुद का अपना ईंधन भी पैदा करती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आज़ादी का शंखनाद है। अब भारत रूस के साथ दुनिया का वह इकलौता देश बन गया है जिसने इस जटिल और खतरनाक तकनीकी पर महारत हासिल कर ली है। दरअसल परमाणु विज्ञान की भाषा में क्रिटिकल होने का मतलब है कि रिएक्टर के अंदर परमाणु विघटन की श्रृंखला प्रक्रिया अब स्वचालित हो गई है, यानी अब ये भट्टी खुद ब खुद चलने लगती है। इस रिएक्टर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक ऐसा जादुई चूल्हा है जिसमें आप जितना कोयला डालेंगे, खाना पकने के बाद उससे ज़्यादा कोयला वापस मिल जाएगा। इसे फास्ट ब्रीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये परमाणु ईंधन का प्रयोग करने के साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा नया ईंधन पैदा करता है। ये तकनीकी इतनी जटिल है कि तरल सोडियम को 550 डिग्री सेल्सियस पर संभालना पड़ता है, जहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इस चुनौती को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन आपको पता है, ये कामयाबी अचानक नहीं मिली। इसकी नींव में 1950 के दशक में परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जागवीर भाभा ने रखी थी। भारत के पास यूरेनियम कम है, लेकिन थोरियम की दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। भाभा ने एक 3 स्टेज प्लान बनाया था, जिसमें पहला चरण यूरेनियम से बिजली बनाना, दूसरा चरण फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जरिए प्लूटोनियम और थोरियम से ईंधन बनाना, तीसरा चरण विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल कर भारत को हजारों सालों के लिए सस्ती और साफ ऊर्जा देना। वहीं कलपक्कम की ये सफलता दिखाती है कि भारत अब परमाणु ऊर्जा के उस तीसरे और अंतिम चरण के दरवाजे पर खड़ा है, जहां हम ऊर्जा के मामले में किसी भी देश के लिए मोहताज नहीं रहेंगे, या यूँ कहें किसी भी देश पर मोहताज नहीं रहेंगे। आपको बता दें, इस 500 मेगावाट के विशालकाय रिएक्टर को भारत की परमाणु कंपनी भावनी ने तैयार किया है। साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कई तकनीकी चुनौतियों और देरी के बाद आज वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई है। इसमें कूलेंट के रूप में तरल सोडियम का इस्तेमाल होता है, जो बिजली उत्पादन की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाता है। पूर्व परमाणु ऊर्जा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदरकर ने इसे एक ऐतिहासिक छलांग बताया है, जो भारत को वैश्विक मंच पर सबसे मजबूत स्थिति में खड़ा करती है। वहीं पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को गर्व का क्षण और नागरिक परमाणु यात्रा का सबसे निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये सफलता हमें 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने में
मील का पत्थर साबित होगी। इससे न केवल बिजली सस्ती होगी बल्कि परमाणु कचरा भी कम पैदा होगा। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे बड़ी जीत है। देखा जाए तो भारत ने परमाणु जगत की सबसे कठिन परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास कर ली है। कलापक्कम का यह रिएक्टर अब पूरे देश के लिए ऊर्जा का पावर हाउस बनेगा। कल तक जो देश हमें तकनीकी देने से कतराते थे, आज वे भारत के वैज्ञानिकों का लोहा मान रहे हैं। रूस के बाद अब भारत वह शक्ति है जिसके पास भविष्य का ईंधन बनाने की चाबी है। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस तपस्या ने यह साबित कर दिया है कि जब तक देश की ऊर्जा सुरक्षित है तो भारत किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अब ये दिन दूर नहीं जब भारत का कोना कोना हमारे अपने थोरियम से बनी बिजली से जगमगाएगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक पोस्टर न लगें तब तक चुनाव का मजा अधूरा रहता है। लेकिन इस बार लखनऊ की सुबह किसी चुनावी रैली से नहीं बल्कि एक पोस्टर बम से हुई, जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। फिल्म धुरंधर की चर्चा अब फिल्मी पर्दे से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास और लखनऊ के मुख्य चौराहे तक पहुंच गई है। राजधानी की दीवारों पर लगे इन पोस्टरों ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच एक नई महाजंग छेड़ दी है। पोस्टर में एक तरफ अखिलेश यादव का चेहरा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सवाल सीधा और तीखा पूछा गया है कि क्या आपको चाहिए। दरअसल ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया नाम के संगठन की ओर से लगाए गए हैं। इनमें तुलना की गई है कि जनता को क्या पसंद है। जहां पोस्टर के एक हिस्से में अखिलेश यादव की फोटो के साथ लियारी राज का जिक्र किया गया है, यहाँ मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली के दंगों की याद दिलाई गई है। सपा शासनकाल की इन घटनाओं को आधार बनाकर निशाना साधा गया है, जिन्हें विपक्षी दल अराजकता का दौर बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी को धुरंधर बताया गया है। इस हिस्से में उत्तर प्रदेश के बड़े माफियों के अंत की तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला जैसे नाम शामिल हैं। उनके साम्राज्य के खात्मे को योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2017 से लगातार 2 बार सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ के लिए हैट्रिक का मौका है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता में वापसी का आखिरी कोशिश। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर लगी ये होर्डिंग बता रही हैं कि इस बार मुकाबला विकास से ज़्यादा कानून व्यवस्था और माफिया के मुद्दे पर केंद्रित होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्टर वार के लिए धुरंधर फिल्म के नाम और पोस्टर के स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ऐसे और भी कई तीखे और विवादित पोस्टर देखने को मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के नारे को भुना रही है, वहीं सपा इसे ध्यान भटकाने वाली राजनीति बता सकती है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक तरफ दुनिया युद्ध की कगार पर खड़ी है तो दूसरी तरफ भारत अपनी वैज्ञानिक शक्ति से भविष्य की ऊर्जा सुरक्षित और सुनिश्चित कर रहा है। चाहे वो बंगाल की मतदाता सूची में हुआ बड़ा बदलाव हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, हर खबर इशारा कर रही है कि आने वाला वक्त बड़े बदलावों का गवाह बनने वाला है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।